ठीक, अच्छा ये आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब ये समझेंगे हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर ली, यानी कि हमें कितने सूचकांक मिल गए। एक तो हमें मिल गया जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, अवस्थितिक, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मिल गया, और तीसरा हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 3 मिल गए। अब इन तीनों में अंतर होता है ना। हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर आपको दिखा रहा हो कि 5% का मूवमेंट हुआ है प्राइसेस में, सीपीआई आपको दिखा रहा हो नहीं 12% हो गया उसी टाइम पीरियड में, और होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको दिखा रहा हो कि 2% का ही हुआ है। कुछ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है अंतर, उसका समझेंगे। ठीक, क्या हुआ, सीपीआई और इसी प्रकार डब्ल्यूपीआई में जीडीपी डिफ्लेटर से अंतर हो सकता है, क्यों लिखा हुआ है वो देख लेंगे। उसके पहले समझिए, सबसे पहले तो पहली बात ही मैंने आपको बताई थी कि जीडीपी डिफ्लेटर में तो जीडीपी में बनने वाली सारी वस्तुओं का जो प्राइस मूवमेंट है औसतन वो आ रहा होता है। अब उपभोक्ता तो सारी वस्तुओं का प्रयोग करता ही नहीं है, हो सकता है कि किसी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है उसमें से कुछ की कीमत कम हुई हो, कुछ की बढ़ी हो, और जिन वस्तुओं का उपभोग कोई उपभोक्ता कर रहा है आमतौर पर उन सारी वस्तुओं की कीमत ज्यादा बढ़ गई हो तो सीपीआई काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर नेगेटिव भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी वही बात आ जाती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको होलसेलर की जरूरत ही नहीं है, जिसको होलसेलर्स खरीदते ही नहीं है, तो वो सारी वस्तुएं आपकी होलसेलर्स वाले केस में आएंगी ही नहीं, और जीडीपी में तो सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें तो सब कुछ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के लिए है, इसमें मुख्य रूप से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक हैं, जो होलसेलर्स हैं उनके लिए है, तो इसीलिए तीनों में अंतर हो सकता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, जो कुछ अर्थव्यवस्था की सीमाओं के अंदर बना उसी की बात करते हैं। अच्छा, ठीक, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो तो ऐसी वस्तुओं का भी उपभोग कर सकते हैं जो अर्थव्यवस्था के बाहर से बन करके आ रही हो और उनकी कीमत बढ़ घट रही हो, तो वो बिल्कुल भी जीडीपी डिफ्लेटर में तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन सीपीआई में हो सकता है, डब्ल्यूपीआई में भी हो सकता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, वो किसी ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं जो किसी दूसरे देश से आ रही है। अब जो दूसरे देश से आ रही है वो जीडीपी तो होता नहीं है, जीडीपी का तो हिस्सा होता नहीं है, ये भी हम लोगों ने बात इसी चैप्टर में की है, तो इस वजह से भी अंतर पड़ सकता है। और तीसरी चीज एक और समझिए, सीपीआई में हम बनाते हैं एक बास्केट, एक टोकरी बनाई, इसमें कुछ कुछ सामान रखा। हम लोगों ने डब्ल्यूपीआई में भी एक टोकरी बनाई जो एक अलग तरह की टोकरी होती है, उसमें अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं। इनमें जो भी हमारी टोकरियां है ना, उनमें किस वस्तु को कितना वेटेज दिया गया, कितना महत्व दिया गया, ये लगभग कुछ समय के लिए हम लोग फिक्स रखते हैं, निश्चित रखते हैं। सीपीआई की जो भी बास्केट होती है उसकी अलग अलग वस्तुओं की वेटेज को हम तुरंत नहीं चेंज करते। जैसे हमने मान लिया कि कुछ हमने सर्वे कंडक्ट किया, कुछ रिसर्च की, उसके बाद हमने ये महसूस किया कि हमारे देश में जो भी उपभोक्ता है वो आमतौर पर भोज्य पदार्थों पर 45% का कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि वो जितना भी उपभोग कर रहे हैं उसमें 45% खर्च आमतौर पर वो फूड प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। अब फूड प्रोडक्ट्स पे अगर वो 45% खर्च कर रहे हैं तो हम 1 साल 2 साल 3 साल के लिए उस चीज को एकदम से चेंज नहीं कर देते हैं, लेकिन इसी तरह से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें अलग अलग वस्तुओं को हमने वेटेज दे रखा है, वो भी तुरंत चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा जीडीपी होती है, जीडीपी में क्या होता है, बहुत सारी चीजों से जो कुछ भी किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कामकाज चल रहा है उसमें जो भी हमारा वैल्यूएशन निकल करके आ रहा है उस वैल्यूएशन के हिसाब से उनकी वेटेज चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली सरकार की बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने पिछले 4-5 साल में शिक्षा के ऊपर जो उनका स्टेट का बजट है उसका 25% के आसपास और कभी कभी उसके ऊपर भी खर्च किया है, ठीक। तो जीडीपी, अगर आप दिल्ली के जीडीपी की बात करोगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, जीएसडीपी, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट मतलब राज्य, तो जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में दिख सकता है कि यार दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में अचानक से खर्चा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अचानक से उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा एजुकेशन में खर्च करना स्टार्ट कर दिया वहां की सरकार ने, लेकिन उसी समय पर दिल्ली का जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसकी शिक्षा में किया जाने वाला जो व्यय है वो नहीं ज्यादा बढ़ा। कोई कंज्यूमर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि कुछ सरकारी स्कूल है, वहां पर फीस बहुत ही नॉमिनल है या नहीं है, फ्री में है एजुकेशन। और ऐसे में जीडीपी डिफ्लेटर के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जीडीपी के अंदर जो एजुकेशन की वेटेज है वो तो बढ़ गई, लेकिन क्या हुआ, कंज्यूमर के ऊपर फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वहां पर अभी भी जो वेट एजुकेशन के ऊपर खर्चा वाला दे रखा है उसको हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहां पर हो गया। तो होता क्या है, ये तीनों चीजें खासतौर से सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये दो जो है
इनमें जो वेटेज दिया जाता है किसी भी कंपोनेंट को वो बहुत तेजी से नहीं बदलता है, बहुत जल्दी नहीं बदलता। तेजी का मतलब निरंतर नहीं बदलता है, यहां तो निरंतर बदल रहा होता है। हो सकता है किसी साल एग्रीकल्चर में अचानक से ज्यादा प्रोडक्शन हो गया या कुछ ऐसा हुआ तो उसकी वेटेज जीडीपी में अगर ज्यादा हो गई तो एग्रीकल्चर को बड़ा शेयर मिल जाएगा। हो सकता है किसी साल हेल्थ में ज्यादा खर्चा हो गया, है ना। हो सकता है अभी जैसे कोविड-19 वजह से पैंडेमिक वगैरह फैली है तो हो सकता है कि इस साल हमारा हेल्थ में खर्चा बढ़ गया हो, तो हमारी ओवरऑल जीडीपी में हेल्थ कंपोनेंट बड़ा हो गया। तो जैसे ही हेल्थ कंपोनेंट बड़ा होगा वो चीज आपकी जीडीपी डिफलेटर में एक तरह से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो होता यह है कि यहां पर तो जिस भी चीज से मिलकर के बना हुआ है, हो सकता है कभी माइनिंग एक्टिविटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी तरह का एनर्जी सेक्टर है वो बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए हम लोग जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं वहां पर इराक में युद्ध हो गया और फिर क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो ऐसे में क्या होता है यहां पर निरंतर इफेक्ट पड़ रहा होता है, जबकि इन दोनों में लगभग उन चीजों को फिक्स माना जाता है। कुछ और चेंज होंगे जिसकी वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इन तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, उनको अगर कुछ और होगा तो देख लेंगे, बाकी स्लाइड्स में लिखा होगा तो देखते हैं कि करके। पहला तो बात यह है कि उपभोक्ताओं द्वारा जो भी खरीदी जाने वाली वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं खरीद रहा है उनकी हमने टोकरी बना रखी, वो देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व तो होता नहीं उनसे, मतलब देश में तो बहुत कुछ बन रहा है और इसमें हमने पहले ही बहुत ही कम वस्तुओं को ही इंक्लूड किया हुआ है। तो क्योंकि ये कुछ ही वस्तुओं के लिए है, ये पूरे देश भर की सारी हर तरह की वस्तुओं और सेवाओं के लिए है, इसी वजह से दोनों में एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए अलग अलग हो सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। जबकि जीडीपी डिफलेटर में सभी ऐसी वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि सीपीआई में, ठीक है इसको भी क्लियर कर देता हूं, सीपीआई में क्या है, प्रतिनिधित्व जो उपभोक्ता है, जो प्रतिनिधि उपभोक्ता है मतलब रिप्रेजेंटेटिव है पूरी इकोनॉमी में सारे उपभोक्ताओं का, आमतौर पर उसके द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। अतः इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें भी शामिल होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप बाहर से कुछ मंगा रहे हो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे सीपीआई में, लेकिन जीडीपी में तो वो हिस्सा होता नहीं है, तो इसलिए जीडीपी और सीपीआई यहां पर भी अलग अलग हो सकते हैं। वही चीज आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स में आ सकती है। जो होलसेलर्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादक है, वो बाहर किसी देश से भी कुछ ऐसी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन वो जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगी, तो इसलिए भी ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि जीडीपी में नहीं होती। अब यहां पर तीसरा पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार, साथ ही डब्ल्यूपीआई में भी। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, नियत रहता है। नियत नहीं रहता, इसको बोलेंगे अपेक्षाकृत अधिक समय तक नियत रहता है। ठीक है, नियत तो हमारा जीवन नहीं है, दुनिया नहीं नियत है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है ना। द ओनली थिंग, क्या बोलते हैं, द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना। जो परिवर्तन है वही सिर्फ ऐसी चीज है जो स्थिर है। कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है ना, क्योंकि परिवर्तन ही होता है हर सारी चीजों में, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये नियत है, क्या बोलेंगे, अपेक्षाकृत अधिक समय तक नियत रहता है। ठीक, तो अब ऐसे में क्या हो जाता है, यहां पर तो नियत है, लेकिन आपका जीडीपी डिफलेटर में क्या होता है, प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार उनके भार में निरंतर अंतर होता रहता है। ठीक है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जीडीपी डिफलेटर चेंजेस को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करता जा रहा है, जबकि सीपीआई में नहीं हो रहा। तो इन कारणों की वजह से भी क्या हो जाएगा, अंतर रहेगा किसमें, जो सीपीआई आपको बताएगा कि प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ, जो डब्ल्यूपीआई आपको बताएगा कि प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ, और जो आपको जीडीपी डिफलेटर बताएगा कि कीमत स्तर में कितना परिवर्तन हुआ। ये तीनों ही की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं मानेंगे कि तीनों ही हमारे कीमत स्तर बताने के, कीमत स्तर में रुझान बताने के सूचकांक है, तो तीनों का मान एक जैसा होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों अलग अलग होगा, ये हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये है अच्छा, ये सीपीआई के लिए लिखा हुआ है, द वेट्स आर मेन टू रिफ्लेक्ट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज मेजर्ड बाय देयर शेयर्स इन द टोटल कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड्स। तो जो भी परिवार है उनका जो भी कुल उपभोग होता है उसमें किन वस्तुओं और सेवाओं का कितना कितना महत्व है, उस हिसाब से हम लोग वेट्स दिया करते हैं। तो जो यहाँ वेट्स हैं, जो भार है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में ही लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, तो हम लोगों ने अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक बचा हुआ है और वो टॉपिक ये कहता है कि अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है तो क्या उस देश का वेलफेयर भी ज्यादा होगा। वेलफेयर समझते हैं क्या होता है, कल्याण, लोगों का कल्याण हो रहा होगा अगर जीडीपी बढ़ जाए क्या। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें देश की इकोनॉमी की जीडीपी कितनी करनी है, $5 ट्रिलियन कर देनी है कुछ टाइम पीरियड में। ठीक, अच्छा, तो अगर हमारे देश की इकोनॉमी का साइज $5 ट्रिलियन हो जाए जीडीपी का, तो क्या उससे हमें फायदा होगा। अब उन्होंने बोला है, इसका मतलब फायदा होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होगा।
ठीक, कि जीडीपी बढ़ के उससे फायदा हो रहा है, जरूरी नहीं है, क्या है, इसी की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो चैनल। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।